रतन टाटा नहीं रहे, उनकी कहानी चौंकाती है और बहुत कुछ सिखाती भी है। अपने विरोधियों को जवाब देते हुए कैसे अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखना है, ये भी सिखाती है। एक बिजनेस को कैसे खड़ा करना है, ये बात भी उनकी कहानी सिखाती है। इन सब के बीच अपने एम्प्लॉयज़ को साथ लेके कैसे चलना है, कोविड महामारी का दौर वह भी सिखाता है। रतन टाटा अपने आप में बिजनेस के संस्थान के एक मास्टर रहे हैं, पर अब वो हमारे बीच नहीं है। बीती रोज मुंबई में उनका निधन हो गया। आइए आज हम उनकी कहानियों के अनसुलझे पहलू सिखाते हैं, उनकी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि रतन टाटा बनने की फुल स्टोरी क्या है। लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें उठाएं और उनसे स्मारक बनाएं। रतन टाटा ने ये बात कही भी और इसे जिया भी। बचपन में माता पिता का तलाक हुआ, दादी के हाथों परवरिश हुई। प्यार तो हुआ पर वो परवान न चढ़ सका। त्याग करते रहे और आगे बढ़ते रहे। फैसलों पर सवाल उठे, लेकिन जो कहा उसे करके भी दिखाया। विरोधियों को जवाब दिया और देश के दिग्गज कारोबारी बनकर इतिहास में अमर हो गए। 28 दिसंबर सन 1937 को बंबई में नवल और सोनू टाटा के घर उनका जन्म हुआ। 10 साल की उम्र में माता पिता अलग हो गए। तलाक के बाद पिता ने स्विस महिला सिमोन दुनियोर से शादी की और मां ने सर जमशेद जीजाभाई के साथ घर बसा लिया। लेकिन रतन टाटा की परवरिश की उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने, जिन्हें वे बेहद प्यार करते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे के कैंपियन स्कूल से हुई। कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉन्टन स्कूल पहुँचे। हायर स्टडी के लिए अमेरिका पहुँचे और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। साल 1975 में उन्होंने ब्रिटेन के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। 7 साल अमेरिका में रहे। पढ़ाई के बाद लॉस एंजलिस में नौकरी की। यहीं प्यार भी हुआ। इसका किस्सा खुद उन्होंने साझा भी किया था। रतन टाटा का कहना था कि जब वो अमेरिका में थे उनकी शादी हो गई होती, लेकिन दादी ने उन्हें फ़ोन करके भारत बुला लिया और उसी दौर में भारत चीन की 1962 जंग शुरू हो गई। मैं भारत में रह गया और उसकी वहाँ पर शादी हो गई। भारत लौटने के बाद 1962 में जमशेदपुर में टाटा स्टील में बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू किया। अप्रेंटिस के बाद उन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया। अपने काम करने के तरीके से वो बुलंदियां छूने लगे और मैनेजिंग डायरेक्टर SK नानावटी के विशेष सहायक बन गए। उनकी सोच और काम करने के अंदाज ने उनका नाम बम्बई तक पहुंचा दिया और JRD टाटा ने उन्हें बॉम्बे बुला लिया। उनका कहना था कि एक चीज़ दुनिया में इंसान को नाकाम कर देती है, वो है जोखिम ना उठाने की आदत। रतन टाटा का कहना था सबसे बड़ा जोखिम को ना उठाना है। JRD टाटा ने उन्हें कमज़ोर कंपनियां सेंट्रल इंडिया मिल और नेल्को को वापस जिंदा करने की जिम्मेदारी सौंपी। जैसी उम्मीद थी वो कर दिखाया। 3 साल के अंदर वो कंपनियां प्रॉफिट कमाने लगी। साल 1981 में रतन को टाटा इंडस्ट्रीज़ का प्रमुख बनाया गया। JRD अब 75 साल के हो गए थे। चर्चा शुरू हुई कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। लिस्ट में कई नाम थे। खुद रतन टाटा को भी लगता था कि उत्तराधिकारी की कुर्सी 2 ही दावेदार हैं, पालखीवाला और रूसी मोदी। लेकिन JRD टाटा की नज़र रतन पर थी। 86 साल की उम्र में जब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो 1991 में रतन को उत्तराधिकारी बनाया गया। तमाम चुनौतियों, विवाद और उपलब्धियों के बीच टाटा समूह उन कारोबारी ग्रुप में शामिल रहा जिन पर भारतीयों का विश्वास कभी डगमगाया नहीं। फिर चाहे कोविड के दौर में 1500 करोड़ रुपए की राशि से की गई मदद हो या फिर मरीजों के लिए अपने लग्जरी होटल का दरवाज़ा खोलना। रतन टाटा अब इस संसार में नहीं रहे, पर उनकी यादें रह गई हैं, उनकी बातें रह गई हैं और वो बिजनेस आइडियाज़ भी रह गए हैं जो अब बिजनेस के छात्रों को कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे। बहरहाल इस मौके पर पूरा देश भावविहीन श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहा है। हर आँख नम है। इस मौके पर इमर्स टुडे परिवार भी उनको अपनी भावविहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता है।